बीएड फर्स्ट ईयर, कोड है आपका E201 हिंदी शिक्षण। कौन सा है? E201 हिंदी शिक्षण। आज हम यूनिट 2 में लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4 बता रहे हैं। हिंदी में वाक्यों के प्रकार बताइए। वाक्यों के प्रकार। हिंदी भाषा में वाक्यों के भेद कई प्रकार के किए गए हैं। व्याकरण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से तथा साहित्य की दृष्टि से। हिंदी में वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उदाहरण के लिए छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, छात्र उद्देश्य तथा पुस्तक पढ़ते हैं। विधेय है वाक्य में मुख्य भेद। वाक्य में मुख्य भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। नंबर 1 व्याकरण की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से तथा क्रिया न होने की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वह घर गया। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय भी 1 से अधिक होते हैं। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उपवाक्य हों, वह छात्र जिसने अनुशासनहीनता की थी घर चला गया। क्रिया की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता प्रधान वाक्य, कर्म वाचक वाक्य तथा भाव प्रधान वाक्य। कर्ता प्रधान वाक्य में कर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अर्थात मुख्य होती है। रमेश स्कूल जा रहा है। कर्मवाचक वाक्य में कर्म प्रधान होता है, कर्ता का लोप होता है, जैसे पत्र लिखा जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। भाव प्रधान वाक्य से भाव तत्व मुख्य होता है, जैसे भाई को अधिक बीमार देखकर वह रोने लगा। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, विविधवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, आज्ञासूचक, प्रश्नवाचक, संदेशसूचक, इच्छाबोधक, विस्मयादि बोधक तथा संकेतवाचक वाक्य आदि। साहित्य की दृष्टि से इन वाक्यों के भेद 3 प्रकार से किए जाते हैं, संयुक्त वाक्य, शिथिल वाक्य तथा संतुलित वाक्य। संयुक्त वाक्य, इसमें पाठक को अंत तक जिज्ञासा रखने का भाव एवं विचार रहता है। शिथिल वाक्य में भाव तथा विचार अंश पहले ही आ जाता है और बाद में उसकी व्याख्या की जाती है, जिससे पाठक में जिज्ञासा नहीं रहती। संतुलित वाक्य, इसमें आंतरिक क्रमबद्धता होती है, किसी एक वाक्य या शब्द को निकाल देने से वाक्य निरर्थक हो जाता है। क्रिया न होने की दृष्टि से क्रिया विहीन वाक्य भी काव्य में विज्ञापनों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिससे अर्थपूर्ण होता है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है, जैसे 9 2 11 तथा 1 और 1 11। वाक्य प्रश्न है अगला 5वां, वाक्य संरचना में अशुद्धियों का वर्णन कीजिए। वाक्य संरचना में अशुद्धियां। शिक्षक के लिए वाक्य संरचना की अशुद्धियों का ज्ञान होना अधिक आवश्यक होता है, तभी वह छात्रों की अशुद्धियों का निदान करके उनमें सुधार कर सकता है। छात्रों में वाक्य रचना तथा सही ज्ञान एवं कौशल का विकास कर सकता है। हिंदी में वाक्य रचना में अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। यहाँ पर कुछ सामान्य अशुद्धियों का उल्लेख किया गया है। अशुद्ध वाक्य संरचना। संयुक्त वाक्यों में योजक शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, वाक्य में एक ही पुरुष के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अशुद्ध प्रयोग, विभक्तियों की अशुद्धि, वाक्य की अस्पष्टता, निरर्थक वाक्यों की रचना, वाक्यों में जटिलता तथा वाक्यों में संगति का अभाव होना, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य में शब्दों की क्रमबद्धता एवं संयुक्तता का अभाव होना, वाक्य का अर्थ एवं भाव की दृष्टि से अपूर्ण होना, वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति का होना, वाक्य में अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग, भ्रामक कारण निर्देशन, क्रम भंग दोष का होना, वाक्य में शब्दों को समुचित स्थान पर प्रयोग न किया जाना, पुरुषवाचक सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, शिथिल वाक्य का अधिक प्रयोग किया जाना आदि। प्रश्न नंबर 6, वाक्य में पदक्रम अथवा शब्द क्रम का स्वरूप बताइए। वाक्य में पदक्रम अथवा शब्द क्रम का प्रारूप। वाक्य की रचना में शब्दों या पदों को एक क्रम में रखा जाता है। प्रत्येक भाषा में वाक्य के अंतर्गत पद क्रम अपने ढंग का होता है। पद क्रम का अर्थ होता है वाक्य में पदों को रखने का क्रम। अंग्रेजी भाषा में पद क्रम कर्ता, क्रिया तथा कर्म का होता है, जैसे मोहन पढ़ता है पुस्तक, जबकि हिंदी भाषा में पदों का क्रम
भिन्न होता है। हिंदी भाषा में पदक्रम कर्ता कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, हिंदी में पदक्रम को समझने के लिए निम्नांकित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कर्ता कर्म क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण सर्वनाम वाचक कारक अव्यय बोधक आदि मुख्य व्याकरण संबंधी तथ्य है। कर्ता वाक्य में पहले और क्रिया प्राय अंत में होती है। कर्ता का विस्तार पहले और क्रिया का विस्तार कर्ता के बाद आता है। जैसे मोहन का लड़का श्याम की गाड़ी से गया। कर्म वाक्य के मध्य में और क्रिया अंत में आती है। यदि वाक्य में दो कर्म हों तब मुख्य कर्म बाद में, गौड़ कर्म पहले आता है। जैसे मैंने भाई के पुत्र संजीव को बधाई पत्र लिखा। क्रिया वाक्य में प्राय अंत में आती है, परंतु कभी कभी बल देने के लिए पहले भी आती है। जैसे सुना, मैंने क्या कहा, बैठो यहाँ पर। विशेषण वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आता है। जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति जीवन में प्रगति करता है, पूरक विशेषण विशेष के बाद में आता है। राजीव अकर्मण्य छात्र है, विशेषण वाक्य में क्रिया से पहले आता है। क्रिया विशेषण वाक्य में कर्ता और क्रिया के मध्य क्रिया विशेषण आता है। जैसे उसका घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा। सर्वनाम वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आता है, परंतु वाक्य में संबोधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेषण सर्वनाम के पहले नया कर बाद में आता है। जैसे वह अच्छा है और तुम आलसी हो, कभी कभी सर्वनाम से पहले भी आता है। जैसे आलसी तुम हो, वह नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण वाक्य के आरंभ में, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक शब्द उस शब्द के पूर्व ही आता है। किसी विशेष परिस्थिति में यह क्रम बदल ही जाता है। पूर्वभाषिक वाक्य में क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। जैसे वह खाना खाकर आराम कर रहा है, वह नहाकर पूजा कर रहा है, पूजा करते हैं नहाकर। संबोधन वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे बैठो मित्र, चलो भाई। कर्म कारक वाक्य में कर्ता और कर्म के मध्य में आता है। जैसे राम ने लेखनी से पत्र लिखा है, राम ने कारण कारक है। संप्रदाय बल के अनुसार कर्ता के बाद और कर्ण से पहले या कर्ण के बाद आता है। जैसे मोहन अपनी भाभी को डाक से उपहार भेज रहा है, मोहन डाक से अपनी भाभी को उपहार भेज रहा है। अपादान कारक वाक्य में कर्ता क्रिया के मध्य में या कर्ता व कर्म के बीच में आता है। जैसे बालक पेड़ से गिरा, मैंने अलमारी से कपड़े निकाले। अधिकरण कारक में क्या होता है कि वाक्य के मध्य में क्रिया से पहले आता है। कपड़े अलमारी में हैं, डाकू घोड़े पर है, बल देने हेतु दूसरे स्थान पर भी आ सकता है। जैसे घोड़े पर डाकू है, उसका पीछा कैसे किया जाए। विस्मयादिबोधक आरंभ में आते हैं। जैसे अरे या ओ, तुम आ गए। केवल शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। जैसे केवल आप ही आए हैं। मात्र शब्द का प्रयोग पहले होता है। जैसे मात्र 10 रुपये चाहिए, कभी कभी बातें प्रयोग करते हैं 10 रुपये मात्र चाहिए। वाक्य में शब्दों का क्रम संगत न होने पर अर्थहीन हो जाता है। वाक्य में शब्दों का सही क्रम ही सार्थक तथा भावपूर्ण बनाता है। जैसे मुझे गर्म भैंस का दूध चाहिए, मुझे भैंस का गर्म दूध चाहिए। इसी प्रकार मुझे पीने को एक दूध का गिलास चाहिए, शुद्ध क्रम में लिखेंगे मुझे पीने को दूध का एक गिलास चाहिए। आज हमारे यूनिट 2 के लघुत्तरीय प्रश्न पूरे हो गए हैं। कल नई वीडियो में हम आपसे बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर। आज के लिए इतना ही, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो तो अपने अटेंडेंस के अभाव में गलती कर सकते हैं।